प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो मॉक टेस्ट चल रहा था, हमने सामान्य विज्ञान के 5 मॉक टेस्ट देखे थे। इन मॉक टेस्टों में जो क्वेश्चन पड़े हैं वो हर परीक्षा में आए हुए हैं। हर परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जो विज्ञान के सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न निकलते हैं वो इन 5 जो मॉक टेस्टों में आए हैं या आगे आने वाले जो मॉक टेस्ट में होंगे कि हर एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन परिष्कार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। अब आज हम अपना 6 नंबर का जो मॉक टेस्ट है विज्ञान का वो देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों की सूची तथा सूची 2 में दिए गए तत्जनित रोगों से मिलान कीजिए। यानी कि कौन सा रोग है वो बैक्टीरिया से होता है, कौन सा रोग है वो जो फंगस से होता है, कौन सा डिजीज है जो प्रोटोजोआ जनित है और कौन सा रोग है जो वायरस से होता है। हम जानते हैं कि जो रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण से होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया? जीवाणु। जीवाणु तो जीवाणु जनित रोग निम्न में से कौन सा है? हमने देखा था कि तपेदिक जो रोग है वो किसके कारण से होता है? वायरस, बैक्टीरिया के कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है। फंगस, फंगस का मतलब होता है कवक, कवक के कारण से होता है दाद। कौन सा होता है? दाद। प्रोटोजोआ, ये जानते हैं कि प्रोटोजोआ के कारण से कालाजार रोग होता है और वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। तो इस प्रकार देख लीजिए कौन सी जो ऑप्शन है उसमें ये मिलान हो रहे हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया ए में जो आपका ऑप्शन है दो, तो ए में आपका ऑप्शन 2 देखो 1 में ही है, बाकी अपने आप मिलान हो जाएगा। 2 में कितना है? 4 है। 3 में क्या इतना है? 1 है। और 4 में कितना है? 3 है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं जो न्यूमोनिया रोग है वो भी जीवाणु के कारण से होता है। ठीक है, दाद, खाज, खुजली ये आपके कवक के कारण से होता है। अमीबियोसिस है, अमीबियोसिस है या काला आजार रोग है वो किसके कारण से होता है? प्रोटोजोआ के कारण से होता है। इसी प्रकार वायरस के वजह से मनुष्य में अनेक रोग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीलिया या जॉइंडिस, पीलिया या जॉइंडिस या इसको पांडु रोग भी कहा जाता है, इससे हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी तो पीलिया रोग है, पीलिया रोग में हमारा जो यकृत है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है। मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा और प्लीहा। प्लीहा को हम जानते हैं क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। तो यहाँ पर जो पीलिया रोग होता है उसमें हमारा जो लीवर है, यकृत को लीवर भी बोलते हैं, यकृत को जिगर भी कहते हैं, यकृत को कलेजा भी कहते हैं। ठीक है, तो यकृत का अध्ययन है वो जो हिपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी। और ये यकृत है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा है और शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा और शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से या बहुत से एग्जामों में ऐसा पूछा गया है कि बताइए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, और उसमें उत्तर क्या दिया गया है? यकृत माना गया है, क्योंकि उस ऑप्शन में त्वचा होती नहीं है, इसलिए उसमें क्या माना गया है? आपका त्वचा। तो ध्यान रखना, अगर त्वचा नहीं है तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, और पीलिया रोग है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, डेंगू रोग का रोगजनक कौन सा है? डेंगू, इसको डेंगी भी बोलते हैं, जो पिछले साल सरदार शहर में खूब फैला था। तो देखिए ये जो डेंगू है ये किसके कारण से होता है? इसका जो रोगजनक है, रोगजनक तो होता है मच्छर, रोगवाहक, ऐसा रोगजनक है, सॉरी रोगजनक, रोगजनक इसका कौन सा होता है? और इसको फैलाता कौन है? मच्छर। एडिस इजिप्टाई, एडिस इजिप्टाई मच्छर के कारण से यह रोग फैलता है, यानी ये फैलाता है। और इसका जो रोग जनक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डेंगू वायरस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेंगू वायरस या डेंगी
वायरस के कारण से यह रोग होता है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक रोग है। रोग की गंभीर अवस्था में क्या होता है, शरीर के अंगों से है वो रक्त स्रावित होने लगता है। ठीक है, और नाक से मुंह से खून आने लगता है। इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक घट जाती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषाणु। ये तो रोग जनक हो गया और ये रोग वाहक हो गया। रोग वाहक, तो रोग वाहक क्या हो गया इसका, एडिस इजिप्टाई मच्छर, और रोग जनक हो गया इसका विषाणु। कौन सा विषाणु, डेंगू विषाणु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, स्त्रावी मसूड़े यानी मसूड़ों से खून आना तथा हड्डियों का भंगूर होना, मुलायम होना, ठीक है, किस रोग के कारण होता है। तो हम देखते हैं कि जो हम विटामिन सी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से या लोहे की कमी से, तो हम देखते हैं कि जो हम विटामिन जो सी होता है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में कौन से प्रभावित होते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हम देखते हैं कि जो हड्डियां तो कमजोर है वो कैल्शियम के कारण से भी हो सकती है, विटामिन की कमी से भी हो सकती है, विटामिन डी की कमी से भी हो सकती है। और जो लोहा है, लोहे की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, जो हमने पिछले मॉक टेस्ट में देखा था कि जो लोहा है या आयरन इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और जो विटामिन डी है इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन सी। इसको नाभिक रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिए विटामिन सी में जो ऑप्शन में दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है गुठलीदार फल, तो ड्रुप्स बोलते हैं, नींबू, नींबू यानी सिट्रस फ्रूट्स, बफरदज यानी और बेरीज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं इनमें से जो नींबू ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आंवले में भी विटामिन पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो हमें सर्वाधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है वो विटामिन सी होते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। हमारे शरीर को सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। हमारे भारतीय लोगों को जो विटामिन सी है वो सर्वाधिक मात्रा में लाल मिर्च से प्राप्त होता है। से प्राप्त होता है लाल मिर्च से। ठीक है, इसके अलावा और भी जो खट्टेदार फ्रूट होते हैं जिनको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, नींबू है, आंवला है, संतरा है, मौसमी है, इनमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यह विटामिन सी है हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं रह सकता, अर्थात इसकी जो अतिरिक्त मात्रा है वो मूत्र के साथ बाहर आ जाती है। इसके अलावा भोजन को अगर हम बार बार गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो विटामिन नष्ट होगा वो कौन सा होगा, विटामिन सी नष्ट होगा। इसी प्रकार जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी है, अर्थात विटामिन बी जल में घुलता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं सब्जियों को और फलों को धोने पर कौन सा विटामिन जल के साथ घुल जाता है, सी। भोजन को बार बार गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। हमारे शरीर को सर्वाधिक किस विटामिन की आवश्यकता होती है, सी की। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगेगा, बदबू भी आती है इसके कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से में से एक वृक्ष की जड़ों पर जीवाणु ग्रंथियां बनती है, जीवाणु ग्रंथियां बनती है। तो नीम है, बरगद है, खेजड़ी है और चीड़ है। तो देखिए जो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो जीवाणु ग्रंथियां है ये मुख्यतः सरसों के, तो सरसों का जो पादप है ना उसमें बनती है, यानी अपन कहेंगे जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप है उसमें बनती है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ पर ये जो जीवाणु ग्रंथियां है हम देखते हैं कि जो यहाँ पर नीम में नहीं बनती, बरगद में नहीं बनती, चीड़ में नहीं बनती। यहाँ जो ऑप्शन में है खेजड़ी, जिस जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरिया, एरिया। इसमें क्या बनेगी, जड़ों में जीवाणु ग्रंथियां बनेगी। वैसे तो क्या होता है, जो राइस तो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप है, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप है क्या
फेबेसी कुल के जो पादप है, फेबेसी भी बोल सकते हैं, फेबेसी कुल के जो पादप है उनकी जड़ों में ये बनता है। जैसे जितने भी दलहनी पादप है, दलहनी पादप, उनकी जड़ों में राइजोबियम, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, स्थिरीकरण करता है। जैसे जितनी भी दालें हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है उसके हिसाब से क्या क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से दवा पादप की छाल से प्राप्त होती है। तो देखिए हम देखते हैं कि जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग, उसके लिए एक दवाई काम में ली जाती है जिसको कुनेन कहते हैं। अब ये जो मलेरिया रोग है ये किसके कारण से होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण से, प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया किसके कारण से होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्लाज्मोडियम, इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम है, इसकी अलग अलग जातियां हैं, उसके कारण से ये मलेरिया रोग होता है। तो इस मलेरिया रोग में कुनेन नामक औषधि वो काम में ली जाती है। बेलाडोना, ये बेलाडोना से प्राप्त होता है, ये एफ्रेडिन है, एकोनाइट है। तो ये जो आपका कुनेन है, कुनेन नामक जो औषधि है वो सिनकोना पेड़ की, सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है, एक महत्वपूर्ण औषधि होती है जिसका उपयोग है वो मलेरिया में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि मलेरिया के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुनेन का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन सी औषधि है जो पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है, या कुनेन औषधि पादप का कौन सा भाग उपयोगी होता है, प्रश्न यही रहता है। बस उस ऑप्शन है वो थोड़े। रेशम बना होता है, देखिए रेशम, रेशम हम जानते हैं यहाँ पे प्राकृतिक रेशम की बात कर रहे हैं। रेशम है वो हमें बोम्बिक्स मोराई नामक कीट से प्राप्त होता है, बोम्बिक्स मोराई नामक कीट से प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए ये जो रेशम कीट है इसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है क्या, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है क्या, इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है क्या, या कोइन या फाइब्रिन, फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है क्या। तो इसमें रेशम के अंदर मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है, ब्रोइन प्रोटीन है वो पाया जाएगा। रेशम कीट आप जानते हो कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोम्बिक्स मोराई, बोम्बिक्स मोराई। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। एक दिशीय प्रवाह क्या होगा, ऊर्जा, जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है ना। प्रकाश, ऊर्जा, जल, बायोमास या जैव मात्रा, ऊर्जा हमेशा हम देखेंगे जो उत्पादक है, उत्पादक यानी हरे पादप, उत्पादक से यह प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगी, द्वितीयक से चरम या शीर्ष उपभोक्ता में ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा हमेशा एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में, दूसरे उपभोक्ता से तीसरे उपभोक्ता में मात्र 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, बाकी 90% ऊर्जा इनके द्वारा श्वसन में, उत्सर्जन में, अपनी जैविक क्रियाओं में काम में ले ली जाती है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है उसका क्या होगा, आंसर है वो सही हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। और इस नियम को 10% का नियम या दक्षांश का नियम या लिंडेमान का नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। हमने जो पिछले मॉक टेस्ट किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे बड़ा हम देखते हैं हमारी पृथ्वी पर
पृथ्वी पर 71%, लगभग 71% भाग पर क्या है, जल है। लगभग 29% भाग पर क्या है, थल है। तो देखिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र वन पारिस्थितिक तंत्र है, या मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र है, या घासभूमि पारिस्थितिक तंत्र है, या सागर पारिस्थितिक तंत्र है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से देख लो जल। तो जल कौन से है, सागर पारिस्थितिक तंत्र जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन पिरिमिडीन का है। हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन क्षार है वो हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। कई बार तो बहुत सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है। अब ये जो डीएनए होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है जिसको पेंटोज शर्करा कहते हैं। एक इसमें फास्फेट समूह होता है। एक इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना, नाइट्रोजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन। तो ये जो प्यूरीन है, प्यूरीन में 2 प्रकार के पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षार। एक तो होता है एडिनिन, एडिनिन, और दूसरा होता है ग्वानिन। पिरिमिडीन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, एक तो थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। देखिए अपना ऑप्शन क्या है, निम्न में से नाइट्रोजन पिरिमिडीन में नहीं है। तो देखो यूरेसिल है, ये रहा यूरेसिल। थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन। ये जो गुआनिन है ये किसका भाग है, ये आपका प्यूरीन का भाग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुआनिन। ये भी जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में और आरएनए में एक अंतर होता है। डीएनए में तो क्या होता है, थाइमीन पाया जाता है, बाकी ये तो 3 बाकी सेम रह जाएंगे। और आरएनए, आरएनए में जो थाइमीन होता है उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल। बाकी सारे नाइट्रोजन बेस सेम होते हैं, लेकिन डीएनए में आरएनए में थाइमीन के स्थान पर, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो हमारे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्वानिन। ये भी हम जानते हैं डीएनए के अंदर एडिनिन है वो थाइमीन के साथ जुड़ा रहता है, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम निम्न में से कौन से संकरण पर आधारित था, या कौन से अवलोकन पर आधारित था। मेंडल है उसने मटर के पादप पर प्रयोग किए थे। मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। अब देखिए उसने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, और उद्यान मटर पर प्रयोग करते हुए उन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसे विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं, विसंयोजन का नियम, और या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इस दूसरे नियम का नाम है, ये दोनों नियम थे वो एक संकरण पर आधारित थे, एक संकरण पर आधारित थे। जबकि जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये द्विसंकरण पर आधारित है, क्योंकि इसमें उन्होंने 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर के क्रॉस करवाया था। तो मेंडल का जो तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये किस पर आधारित हो जाएगा, द्विसंकरण पर आधारित हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पादप में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। कितने जोड़ी, ये भी बहुत से एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि मेंडल ने मटर के पादप पर कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 जोड़ी। या कितने तद्रूप लक्षणों का चयन किया था, तो उसमें कितने, क्या आंसर हो जाएगा, 7 जोड़ी या 14 तद्रूप लक्षणों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सहक्षारण। सहक्षारण यानी लोहे पे जंग लगना क्या कहलाता है, सहक्षारण कहलाता है। तो लोहे पे जंग लगना किसको प्रदर्शित करता है, लोहे पे जंग लगना एक प्रकार का क्या है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है।
ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक उपचयन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है। हाँ, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और ब दोनों हो जाएगा, या इस प्रकार इस ऑप्शन को अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, ये सही आंसर। नहीं को हटा देंगे, तो सही क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, यानी घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो उत्प्रेरक वे बाहरी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। अब उत्प्रेरक जो धनात्मक उत्प्रेरक होगा वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा वो घटा देगा। उत्प्रेरक खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक वैसा का वैसा बना रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के भार में द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। न उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, न रासायनिक अभिक्रिया को खत्म करता है, केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। अर्थात कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी जो साम्य अवस्था होती है उसको यह शीघ्र स्थापित कर देता है। उत्प्रेरक विशिष्ट होता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ाता भी अगर यहाँ पे एक डी ऑप्शन में ए और ब दोनों होते तो हो जाता है ना। यहाँ ये अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अर्थात अभिक्रिया के जाएंगे, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन इसमें मिलाया जाता है। रासायनिक, अब देखो हम जानते हैं क्या कि जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट होता है उसको सूखा रखने के लिए ये क्या करता है, वातावरण की नमी को ग्रहण कर लेता है, और वातावरण की नमी को ग्रहण करने से आर्द्रता आ जाती है। तो इसमें देखिए वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए, ड्राई रखने के लिए इसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें अकार्बनिक फास्फेट मिलाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। ठीक है, चमक के लिए इसमें सोडियम परबोरेट मिलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है कि कौन सा रसायन इसमें रखने के लिए मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अब जो अपमार्जक होते हैं या वॉशिंग पाउडर या अपमार्जक होते हैं, इनको साबुन रहित साबुन के नाम से भी जाना जाता है। साबुन रहित साबुन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक का मतलब बेकेलाइट प्राकृतिक बहुलक नहीं है। पीवीसी पॉली वाइनिल क्लोराइड ये भी प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नाइलॉन ये भी प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ए, सी और डी तीन क्या है, कृत्रिम बहुलक है। तो इसमें जो सेल्यूलोज हो जाएगा, प्रकृति में अगर सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई भी जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो सेल्यूलोज होता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा हो जाएगा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए हम, बहुत इजी क्वेश्चन है कि वायुमंडल में हम देखते हैं कि ये हमारा वायुमंडल है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो 78%, लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। इसके बाद में लगभग 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके बाद में पाई जाती है वो लगभग 93%, 93% वो आर्गन होती है। उसके बाद में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी अन्य हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन, जलवाष्प, धूल के कण पाए जाते हैं। तो अगर हम इनका क्रम देखें तो इनका घटता हुआ क्रम या जो अवरोही क्रम है क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी आपकी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में आ जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आ जाएगा आर्गन, आर्गन के बाद में आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये 78% हो गई।
ये आपका 21% हो गया, ये 0.93% हो गया, और ये आपका 0.03। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? पीछे वाले क्वेश्चन था, वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? हमने देखा था ये अधातु है। क्या है? अधातु। अधातु धातु नहीं है। अगर धातु अगर होती तो यहाँ पे पारा होता, लेकिन यहाँ पे अधातु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। एकमात्र ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक देखो, धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है। धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातुओं में तन्यता पाई जाती है, धातुओं में आघात वर्धन्यता पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो अधातु है उसमें एकमात्र एक आयोडीन ऐसी अधातु है जो चमकती है, चमकने वाली है। अधातुओं में चमकने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकती है। इसी प्रकार मनुष्य में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गेंगा या गलगंट या गोइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक धातु कौन सी है? हीन का मतलब जो विद्युत का सबसे कम चालन करती है। देखिए, लोहा विद्युत का अच्छा चालक है, सिल्वर सबसे अच्छा चालक है, सबसे ज्यादा चालकता सिल्वर की होती है। ठीक है, सिल्वर के बाद में देखते हैं तो कॉपर की होती है, कॉपर के बाद में देखते हैं तो सोने की होती है, उसके बाद में एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा 20 का सबसे क्या है? धातु में सर्वाधिक हीन चालक धातु है निम्नलिखित में। ठीक है ना, तो सर्वाधिक चालकता किसकी है? चांदी की। चांदी के बाद में कौन आता है? कॉपर। कॉपर के बाद में कौन आता है? सोना। के बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? एलॉय किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं को या अधातुओं को मिलाने पर जो हमें धातु प्राप्त होती है, जो पदार्थ प्राप्त होता है, उसे अपन मिश्र धातु कहते हैं। तो सबसे पहले बनाया गया जो मिश्र धातु है वो कांसा है। क्या है? कांसा। तो कांसा देखो, प्लस Sn, कॉपर प्लस टिन। इसी प्रकार जो पित्तल होता है वो Cu प्लस Zn, कॉपर और जस्त से मिलकर पित्तल बनता है। कॉपर और टिन मिलकर क्या बनता है? कांसा बनता है। पारा, पारा एक धातु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिश्र धातु नहीं है, तो इसका आंसर ये। इसी प्रकार कॉपर, जस्ता और निकल को अगर मिला दिया जाए तो जर्मन सिल्वर बने जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पारा। और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखो, पारे से मिलकर बनने वाली जो मिश्र धातु होती है, पारे से बनने वाली जो मिश्र धातु है वो अमलगम कहलाती है। अमलगम किसे कहते हैं? तो जिसमें एक धातु पारा होना चाहिए। तो पारे से मिलकर बनने वाली मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडल या अपवर्तन का परिणाम नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? हमने देखा था कि रात में तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन का उदाहरण है। आग के दूसरी ओर वस्तुओं का हिलते हुए नजर आना, पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, बाल्टी के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तालाब के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तैरती हुई मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्य का उगने से पहले ही या सूर्योदय से पहले ही और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये भी किसके कारण से? अपवर्तन के कारण से। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना, ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का अधिकतम वेग होता है, हमने देखा था प्रकाश का अधिकतम वेग है वो निर्वात में होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस वेग से ये जाता है।
तो पृथ्वी के धरातल तक पहुंचने में लगभग यह 8 मिनट और लगभग 18 मिनट या 20 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ हो जाएगी? बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस से, लेंस से, सिलेंड्रिकल लेंस से, या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं। देखो वर्णांधता किसे कहते हैं? वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है। क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में भी भेद नहीं कर पाता। व्यक्ति को दिखाई देता है लेकिन वह लाल और हरे रंग में भी भेद नहीं कर पाता, जिसके कारण से जो ड्राइवर होते हैं, पेंटर होते हैं, जो फोटोग्राफर होते हैं, उनके सामने इसकी समस्या आती है। इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हमारा जो आंखें होती है उसमें एक शंकु कोशिकाएं होती है जो क्या करती है? रंगों का ज्ञान करती है। तो हमारे आंखों की जो शंकु कोशिकाएं होती है वो प्रभावित हो जाती है। इसमें कोई लेंस काम नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से नहीं। इसी प्रकार हम जानते हैं तो निकट दृष्टि होती है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस काम में लेते हैं। जो दूरदृष्टि दोष होती है उसमें अपन कौन सा काम में लेते हैं? ये। और जो दृष्टि वैषम्य होता है, दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेशन जिसको कहते हैं, या अबिंदुकता जिसे कहते हैं, के अंदर हम ये लेंस काम में लेते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। तो इस तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना, नेत्र में रेटिना के पीछे। यानी क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो हमारा जो नेत्र लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे जाकर के कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में तो है पहले बन जाता है, दूर के बता कहाँ बनेगा? रेटिना के सामने बनेगा या रेटिना के पीछे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेटिना के पीछे जाकर के बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन है वो जो कंप्लीट हो गए। इस प्रकार हमारा जो छठा जो मॉक टेस्ट है जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, कि हर परीक्षा में कोई ना कोई रूप में ये आए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें और ज्यादा से ज्यादा परिष्कार क्लासेस सरदार शहर का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।